हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निर्भय एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अनअकैडमी आचार्य पर। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया शुरुआत किया था और एंशिएंट इंडिया में आप लोग जानते हैं कि कुछ टाइम पहले हमारे पास केवल हुआ करता था वैदिक सिविलाइजेशन। लेकिन भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेज जब भारत में आए तो हमें पता चला कि नहीं, इससे भी पहले हमारे पास एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी कि हम एक शहरी सभ्यता में भी थे और जिसका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बच्चा, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहा जाता है बच्चा? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम इसे जानते हैं। अब बच्चा, अगर मैं बात करूं आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो इसी को कहेंगे हम क्या? अर्बन सिविलाइजेशन, यानी कि नगरीय सभ्यता। इसी को कहा गया नगरीय सभ्यता, यानी कि ये है हमारे पास अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है ना। अगर हम बात करें अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे पास जो हमारे साक्ष्य मिले, सोर्सेस हमारे पास जो कलेक्ट हुए, उनको हमने पाया कि ये सभ्यता जो है वो एक शहर के लोगों की है। अगर मेरा सबसे पहले सवाल उठता है दिमाग में कि सर हम कैसे कहेंगे कि ये एक सभ्यता है, यानी कि सिविलाइजेशन नाम कैसे पड़ा? तो बच्चा याद रखना कि किसी भी एक भूभाग में रहने वाले लोग, यानी कि किसी भी एक भूभाग में अगर रहने वाले लोग एक ही तरह के कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं, या एक ही तरह का उनका पहनावा, एक ही तरह का उनका खाना, एक ही तरह के जब हमारे पास साक्ष्य मिले, उसको हमने कहा कि ये जो है एक क्या है? सभ्यता है। बात क्लियर है? यानी कि जब एक ही संस्कृति को अपनाया गया, एक ही कल्चर को अपनाया गया, तो हमने उसको कह दिया कि सर ये क्या है? ये एक सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। अब इसको हमने रूरल और शहरी क्यों कहा? क्योंकि हमने वहां पर देखा कि ग्रामीण लोगों के निवास का स्थान था और यहां पर हमने देखा कि यहां पर एक शहर रहा होगा, यानी कि एक शहरीकरण की साक्ष्य मिले। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन इंडियन, अगर भारत की सबसे ज्यादा कोई पुरानी सभ्यता है तो बेटा वो कौन सी है? सब कॉन्टिनेंट जो है आपके भारतीय उपमहाद्वीप की, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे, इसको क्या कहा गया बेटा? प्राचीनतम सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया? इसको बेटा प्राचीनतम सभ्यता कहा गया। ठीक है ना। इसको क्या कहा गया है? इसको भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे ओल्डेस्ट सब कॉन्टिनेंट कहा गया। अगर हम बात करें सभ्यता, जो है मैं आपको बता चुका हूं क्या है। सभ्यता एक ही भूभाग पर रहने वाले लोग किसी भी एक ही कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उसका मतलब है कि बेटा वहां पे क्या है? एक सभ्यता है। ठीक है ना। इसी को 1921 में, अब देखिए 1921 ईडी की बात है, जबकि हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट, तो यहाँ पे प्राचीन काल में बेटा हमारे पास एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। लेकिन इस सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें साक्ष्य मिले हैं कब? हमें साक्ष्य मिले हैं अंग्रेजों के भारत आने पर। तो बेटा 1921 में क्या मिला है? हड़प्पा की जानकारी मिली। किसकी जानकारी मिली बच्चा? हड़प्पा की जानकारी मिली। और ये हड़प्पा की जानकारी कब मिलती है? 1921 में। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे यहां पर और
थोड़ा सा डीप में समझेंगे इसको। आज के बाद आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को कभी भी नहीं भूल सकते। इस बात को प्रॉमिस के साथ नोट्स बनाइए। इस बात का दिमाग में बिल्कुल माइंड सेट करके आज बैठ जाइए कि सर आज के बाद कभी भी जीवन में इंडस वैली सिविलाइजेशन तो नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं बच्चा आपसे बात करूं 1826 1826 एडी, यानी कि 1826 एडी में अवशेषों को प्राप्त करने का वादा किया। अवशेषों को प्राप्त करने का वादा किया बेटा किसने? सभी लोग ध्यान रखना, चार्ल्स मैसन ने। किसने बेटा? चार्ल्स मैसन ने। ठीक है ना। अब चार्ल्स मैसन ने बेटा ध्यान रखना 1826 में अवशेषों को प्राप्त करने का वादा किया, लेकिन ऐसा ये करने में असफल हुए। अगर मैं आपसे बात करूं 1848 से 56, 1848 टू 1856, भारत का नसीब अच्छा था, किस्मत अच्छी थी कि भारत का गवर्नर जनरल, बेटा याद रखना कि भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आया कौन? सभी लोग जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी। कौन आया बच्चा? लॉर्ड डलहौजी। अब जब ये लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर के आता है, तो याद रखना बेटा ये किस लिए जाना जाता है? अगर मैं आपसे बात करूं लॉर्ड डलहौजी जो है वो किस लिए जाना जाता है? ये बच्चा जाना जाता है विस्तार नीति के लिए। ये बच्चा किसके लिए जाना जाता है? याद रखना ये जाना जाता है आपका विस्तार नीति के लिए। ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं हड़प नीति का किसकी देन है? लॉर्ड डलहौजी की। यानी कि ये भारत के लिए तो बहुत ही बदनाम गवर्नर जनरल था, भारत के लिए तो ये क्रूर था, लेकिन विस्तार नीति को इसने अपनाया, विस्तार नीति को चलाया। इसीलिए ये कहा गया बेटा इसने क्या चलाई है? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का गवर्नर जनरल वो कौन था जिसने हड़प नीति चलाई थी, तो याद रख लेना बच्चा हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई है? हड़प नीति चलाई थी किसने? इसी ने। ठीक है ना। हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई है? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई। विस्तार नीति के लिए प्रख्यात लॉर्ड डलहौजी। चलिए अब यहां पर क्या होता है, ये चाहता था कि ब्रिटेन का साम्राज्य इतना बड़ा हो कि पूरा हिंदुस्तान ब्रिटेन के अंडर ही हमेशा हमेशा के लिए रहे। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मॉडर्न इंडिया नहीं पढ़ रहे हैं बच्चा, या इतना ध्यान रखना अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो कि सर लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ा रहे हैं, सर 1921 की बात कर रहे हैं, सर जो है 1826 की बात कर रहे हैं, सर 1848 1856 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा क्या हुआ, 16 अप्रैल 1853 को भारत के, आप जानते हैं कब? 16 अप्रैल कब बच्चा? 16 अप्रैल 1853 में। कब? 16 अप्रैल 1853 को क्या हुआ है? भारत में प्रथम रेल चलाई गई। ठीक है ना। अब ये प्रथम रेल बेटा कहां से कहां तक चलाई गई है? आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये रेल चली कहां से? बंबई टू थाणे। कहां चली बच्चा ये जो रेल चलाई गई थी ये आपकी बंबई से लेकर के बंबई टू थाने, और इसकी जो दूरी थी बच्चा वो कितनी थी? 34 किलोमीटर। यानी कि पहली रेल जब 16 अप्रैल 1853 को चली बंबई से थाने कितने? 34 किलोमीटर। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं अब इसका क्या था? 1856 में लाहौर से क्या हुआ, इसकी तो बात बाद में करेंगे। कि सबसे पहले ध्यान रखना बेटा 1856 में पुरातात्विक
अलेक्जेंडर बकिंगम के द्वारा क्या हुआ है 1856 में। पुरातात्विक अलेक्जेंडर बकिंगम अलेक्जेंडर बकिंगम के द्वारा क्या हुआ है, सभी लोग जानते हैं। भारतीय पुरातत्व का इसको क्या कहा गया है बच्चा, इसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं किसे, तो ध्यान रखना भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर बकिंगम को कहा जाता है। राइट। चलिए अब बात करेंगे 1899 की। 1899 से 1899 से बेटा 1905 तक, ठीक है ना। 1899 से लेकर के 1905 तक बच्चा ध्यान रखना भारत का वायसराय बन करके आएगा, भारत का वायसराय बन करके आ जाएगा कौन बच्चा, लॉर्ड कर्जन। कौन, लॉर्ड कर्जन। अब यहां पर जैसे ही लॉर्ड कर्जन आया, अब बेटा ये लॉर्ड कर्जन जो है पुरातात्विक था, ठीक है ना। ये लॉर्ड कर्जन तो ऑलरेडी पुरातात्विक था, आर्कियोलॉजिस्ट था, और ये ध्यान रखना बहुत ही बदनाम था। ये बेटा क्या था, बदनाम वायसराय था, ठीक है ना। ये बदनाम रहा है और ये एक पुरातात्विक भी था। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने क्या किया बेटा, लॉर्ड कर्जन की देन है कि लॉर्ड कर्जन ने भारत में क्या किया है, पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किसकी बच्चा, पुरातात्विक विभाग की क्या की है, स्थापना, ठीक है ना। इसने बच्चा क्या किया, पुरातत्व विभाग की स्थापना करी। किसने, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है ना। अब लॉर्ड कर्जन ने जब पुरातत्व विभाग की स्थापना की, आप जानते हैं ये स्थापना बेटा कब होगी, 1905 में, 1905। 1905 में बच्चा ध्यान रखना आर्कियोलॉजिकल एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होगी, यानी कि पुरातात्विक विभाग बेटा एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर हम बात करेंगे बेटा इसके चेयरमैन, इनके अध्यक्ष एएसआई के कौन होंगे, इसका अध्यक्ष बना दिया गया किसको, जॉन मार्शल को। किसको बच्चा, जॉन मार्शल को। अब जॉन मार्शल जब इसके अध्यक्ष बने, तो याद रखना बेटा जॉन मार्शल के अध्यक्षता में 2 सदस्य नियुक्त किए गए, ठीक है ना। अब 2 सदस्य जो नियुक्त किए गए उनका नाम था, एक का दयाराम साहनी, ठीक है ना। और बच्चा जो दूसरे थे इनका नाम था राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ठीक है ना। अब बेटा याद रखना, आप लोग जानते हैं 1921 में क्या हुआ है, 1921 में क्या हुआ है, सभी लोग जानते हैं, हड़प्पा की खोज हुई है। किसकी बच्चा, हड़प्पा की, ठीक है ना। 1921 में हड़प्पा की, और आप जानते हैं हड़प्पा आपको कहां पे मिला है, हड़प्पा बेटा कहां पे मिला है, लाहौर में। कहां पे बच्चा, लाहौर में। और लाहौर में कहां पर, तो याद रखना बेटा लाहौर में माउंट गोमड़ी जिला। कौन सा जिला है बच्चा, माउंट गोमड़ी जिला, ठीक है ना। माउंट गोमड़ी जिला जो है, अब याद रखना ये माउंट गोमड़ी जिला जो है कहां पे है, किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना बच्चा आपका रावी नदी के तट पर। कहां पे,
रावी नदी। अब रावी नदी पर ये प्राप्त हुआ है कि आपका हड़प्पा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करेंगे, आपके राखलदास बनर्जी ने लगभग 1 वर्ष के बाद इन्होंने जो खोज की है, यानी कि 1922 में बेटा इन्होंने कहां पर, कराची में। कहां पर बच्चा, कराची में इन्होंने खोज की है। किसकी, कराची के पास जो है, अगर हम बात करें, कराची के पास एक डिस्ट्रिक्ट है लरखाना। क्या बेटा, लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, लरकाना जिला में सिंधु नदी के किनारे। लरकाना जिला में बेटा सिंधु नदी के किनारे जो मिला है, वो क्या मिला है आपका, वो मिला है आपका राखलदास बनर्जी के द्वारा क्या, मोहनजोदाड़ो। क्या मिला है बच्चा, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो कहीं पर लिखा मिलेगा या मोहनजोदाड़ो लिखा मिलेगा, तो आप देख लेना बच्चा। ठीक है ना, मेरी बात को आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं मैं। चलिए, अब आपके पास 2 साइट हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन जॉन मार्शल के अध्यक्षता में 2 सदस्य नियुक्त किए गए, जिनका नाम है राखलदास बनर्जी और दयाराम शाहनी। तो बेटा 1921 में दयाराम शाहनी ने, आप लोग जानते हैं, हड़प्पा की खोज की है लाहौर के माउंट गोमड़ी जिला के रावी नदी के किनारे पर। अगर मैं आपसे बात करूं, राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में कराची के पास लरकाना जिला में सिंधु नदी के किनारे पर इन्होंने खोज की। किसकी, आप लोग जानते हैं, मोहनजोदाड़ो की। दोनों शहर दोनों शहर बेटा सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों शहर किस सभ्यता में मिले हैं, तो याद रखना बेटा, दोनों शहर आपको कहां से मिले हैं, तो नोट पॉइंट करके लिखो, दोनों शहर सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। दोनों शहर बेटा सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। ठीक है ना, चलिए, इसको बेटा ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, याद रखना इसको। टाइम कैसे हम पता करेंगे, अगर अब यहाँ पर सबसे बड़ा दिमाग में एक सवाल उठेगा कि सर सिंधु घाटी सभ्यता मिल गई। अब देखिए, यहाँ तक जो है ना, ये सब अंग्रेजों की देन थी, इसलिए ये सब 1922, और अभी क्या चल रहा है बेटा, 2022-23, यानी कि लगभग 100 वर्ष पहले हमें ये जानकारी मिली है कि हमारे पास क्या था, एक सिविलाइजेशन थी, जिसको हमने कहा है कि ये सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। बात क्लियर है, यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के बीच जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की। चलिए, यहां तक बेटा क्लियर है, तो यस करिए एक बार। सभी लोग एक बार मुझे यस करके कंफर्म करेंगे कि सर आपकी बात मुझे यहां तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद। तो बेटा आप जानते हैं कि आपके पास क्या है, परिपक्व चरण जो है वो किसका है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का, आप टाइम कैसे मुझे बता पाएंगे, बताइए। आप मुझे सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम कैसे बता पाएंगे भैया, ये तो कलर ही चेंज हो गया है, नहीं आ गया भाई अपना वाला। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बेटा आप मुझे कलर कैसे बताएंगे, सॉरी ये कैसे बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम कैसे है।
तो बेटा ये टाइम कैसे निकाला जाता है, इसके दो तरीके हैं, समझ लीजिए। एक तो है C14 डेटिंग मेथड, C14 डेटिंग मेथड, ठीक है ना। C14 डेटिंग मेथड जो है वो क्या है, इसका परिपक्व चरण रहा है, क्या रहा है, इसका बच्चा परिपक्व चरण रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, ये दूसरा क्या है, रेडियो कार्बन, इसी को क्या कहा जाता है बेटा, रेडियो कार्बन C14 मेथड, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा, ये दोनों एक ही बात है, यानी कि 2500 BC से लेकर के आपका ये कहां तक जाएगा, 1750 BC, कहां तक जाएगा बेटा, 1750 BC, यानी कि पहले आपके पास जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो 1750 से है, ठीक है ना। यानी कि आपके पास में 1700 के पहले बाद की कहानी पहले नहीं जुड़ी थी, लेकिन अब यहाँ पे ये C14 डेटिंग मेथड के द्वारा आपने पता कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम जानेंगे बेटा सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। चलिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार तरीके से भाई शेयर करते रहिए सभी लोग, अपने सभी साथियों के बीच क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो ड्यूरेशन है मैंने आपको अभी बताया कि 2500 BC से लेकर के बेटा ये 1750 BC तक रहेगा इसका टाइम। अब 1750 BC तक है, तो आप जानते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये बेटा जम्मू कश्मीर में, अगर मैं बात करूं आपसे नॉर्थ में, ठीक है ना, नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं वेस्ट, अगर मैं आपसे बात करूं ईस्ट, ठीक है ना। तो देखिए आपके जो वेस्ट में जम्मू कश्मीर है, ठीक है ना बच्चा, क्या है आपका नॉर्थ में, क्या है नॉर्थ में बेटा आपका है मांडा तक, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कहां तक, मांडा तक, कहां तक, मांडा तक, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं ये बेटा कौन सी नदी, तो ध्यान रखना यहाँ पर आ जाएगी चिनाब नदी, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं साउथ में, तो आपके महाराष्ट्र का दहमाबाद, यानी कि बेटा महाराष्ट्र का क्या है, महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, दहमाबाद, ठीक है ना। अब आप जानते हैं दहमाबाद तक ये फैली हुई है किस नदी के किनारे, तो बेटा गोदावरी नदी, कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं वेस्ट में बेटा, तो बलूचिस्तान का, आप लोग जानते हैं बलूचिस्तान का बेटा क्या हो जाएगा, आपका सुत कांगेडोर, शुत कांगेडोर। तो बच्चा आपका शुत कांगेडोर जो है वो बेटा कौन से नदी पर है, तो ध्यान रखना दाश्क नदी, कौन सा बच्चा, दाश्क नदी, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करूं ईस्ट में, तो आपका मेरठ का क्या है, आलमगीरपुर, ये आपका यूपी में है, कहाँ पे, मेरठ में, क्या है बच्चा, आलमगीरपुर, क्या है मेरठ में बच्चा, आलमगीरपुर। और आप जानते हैं ये किस नदी पर है, हिंडन नदी पर, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपका साइट्स, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या मिला बच्चा, मांडा, दहमाबाद, शुद्ध कांगेडोर, आलमगीरपुर, ठीक है ना। यहाँ तक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे होंगे, यस और नो। मुझे मेरे सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग मेरी बात को यहाँ तक समझ पा रहे हैं, यस और नो, प्लीज कमेंट्स हियर।
आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज सभी लोग सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सेशन को। चलिए, अब बेटा सिंधु घाटी सभ्यता को ही हमने बाद में क्या कह दिया, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हमने कहा हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि इसी को हमने कहा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना, इसी का नाम हमने हड़प्पा रखा, यानी कि ये हड़प्पा जो है वो क्या है, फर्स्ट साइट थी। ये बेटा क्या थी, फर्स्ट साइट थी, यानी कि ये क्या है, फर्स्ट साइट का मतलब है कि ये बेटा आपका पहला स्थल था। ठीक है ना, इस सभ्यता के अंतर्गत मिलने वाला ये क्या है, ये पहला स्थल है। ठीक है ना, अब इसकी बेटा क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या है, आप देखिएगा। इसकी बेटा प्रमुख विशेषताएं आप मुझे बताइएगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि एक तो इसमें था बेटा नगर नियोजन, एक तो इसमें क्या था बच्चा, इसमें था नगर नियोजन। ठीक है ना, इसके अंतर्गत हमें पता चला है कि भाई नगर होते थे, यानी कि अर्बन से अर्बन प्लानिंग या कह सकते हैं सिटी प्लानिंग। क्या है बच्चा, सिटी प्लानिंग। और दूसरा क्या है, इसमें हमें मिला जल निकासी प्रणाली। क्या मिला है बच्चा, जल निकासी प्रणाली। ठीक है ना, यानी कि आपको यहां पर क्या मिला है, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है ना, जल निकासी प्रणाली और नगर नियोजन इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नगर नियोजन और नगर में जल निकासी प्रणाली किस साइट की, किस स्थल की प्रमुख विशेषताएं थी, तो ध्यान रखना बेटा ये विशेषताएं किसकी थी, हड़प्पा सभ्यता की थी। इसी को बेटा क्या कहा गया है, इसी हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है, ध्यान रखना, अगर आपसे कभी पेपर में पूछ ले, तो अगर आपसे कभी ये पूछे कि हड़प्पा सभ्यता में कॉपर प्लस टिन, अब बेटा इसको मिला करके क्या बना दिया गया, ब्रॉन्ज बना दिए गए, ब्रॉन्ज बना दिए गए, यानी कि बेटा कांस्य, क्या बना दिया गया, कांस्य बना दिया गया, यानी कि कांसा बना दिया गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया बेटा, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता, इसी का नाम क्या है बच्चा, कांस्य युगीन सभ्यता। इसीलिए इसको क्या कहा गया है बच्चा, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। इसी को हड़प्पा सभ्यता कहा गया है, इसी को बच्चा क्या कहा गया है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। बात क्लियर है, हाँ या ना बताओ। इसी को आप कॉपर एज कह दीजिए, इसी को आप ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कह दीजिए, इसी को आप कांस्य युगीन सभ्यता कह दीजिए, इसी को आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कहेंगे। यस और नो बताइए। इसी को बेटा क्या कहा गया है, एक और नाम से भी इसको जानेंगे, देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता, यानी कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, यानी कि बच्चा ध्यान रखना सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है ना,
ये सभी नाम जो हैं अलग अलग आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आप समझ जाएंगे कि सर ने आपको पहले ही बता दिया है कि आप किस किस नाम से इसको समझ सकते हैं। बात क्लियर है, हाँ या ना? चलिए, तो अब अगर मैं आपसे बात करूंगा इसमें मिलने वाले स्थल, यानी कि बेटा आपको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन के अंतर्गत मिलने वाले कौन कौन से स्थल हैं आप देखिएगा। आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से, यानी कि प्रथम नगरीय सभ्यता, इसको क्या कहा गया है बेटा? इसको कहा गया है प्रथम नगरीय सभ्यता। इसको क्या कहा गया है बच्चा? इसको कहा गया है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। और ये बेटा फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इसको क्यों कहा गया है, तो याद रखना बेटा, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अब ध्यान रखना, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप यहाँ पर कॉलम बना लीजिए स्थान, और एक तरफ लिख लीजिए उत्खनन करता, और बेटा एक तरफ आप लिख लीजिए वर्तमान स्थिति कहाँ पे है, वर्तमान स्थिति। और से इधर लिख लीजिए आप कि कौन से वर्ष में इसकी रिसर्च हुई है, और यहाँ पे लिख लीजिए कौन से नदी के किनारे पर ये है। यानी कि ये 4 कॉलम आपको पेपर में बना लेने हैं। बात क्लियर है, हाँ या ना? बताइए। चलिए, तो ये बेटा हम अगले वीडियो में, अगले क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे कि और फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन में हमें कौन सा स्थान पर किसके द्वारा खोज किया गया, वर्तमान स्थिति कौन सी है, वर्ष कौन सी है, नदी कौन सी है, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ऐसे ही मैं आपको एंशिएंट इंडिया में आपको एक एक क्लास में एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। अब हम ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सबा खैर, टू टेक केयर योरसेल्फ। ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। शानदार तरीके से अपने सभी साथियों को शेयर करना, और ऑफलाइन जब क्लास हो जाए तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज की जानकारी कैसी लगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।